हाय फ्रेंड, कैसे हैं? बात करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में। आप क्वेश्चंस में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि ज्यादातर अशोक के बारे में पूछता है या गुप्त वंश के बारे में पूछता है आपसे। सबसे लंबे समय तक गुप्त वंश का शासक अशोक था और अशोक जो गुप्त वंश के शासक भी था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले था समुद्रगुप्त, उसका बेटा चंद्रगुप्त के बाद फिर था आपका समुद्रगुप्त, फिर बिंबिसार, फिर था आपका अशोक, यानी पोता था अशोक। और अपने दादा के राजपाट पे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि अशोक वंश जो थे, यानी कि अशोक वंश यानी कि कहने का चंद्रगुप्त मौर्य जिसमें शासन करते थे, उसका उत्तराधिकारी जो था उसने अपने संरक्षण के लिए, धन को बढ़ाने के लिए काफी सारे मेहनत किए थे। और अशोक ही एक ऐसा नागरिक था जिसने कलिंग युद्ध पे विजय प्राप्त की थी। उड़ीसा के अंदर एक छोटा सा राज्य है कलिंग, और कलिंग पे पूरा विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे आपका अशोक। और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद एक धम्म की नीति अपनाई थी जिसे हम कहते हैं धम्म। और ये जो धम्म था वो गौतम बुद्ध द्वारा बनाई गई एक नीति था। गौतम अशोक ने कहा था कि मैं सारे धर्म को नीति अपनाऊंगा, और धर्म का नीति जो था वो नीति था समानता के प्रति, उदारता के प्रति, एकता के प्रति, समानता के प्रति। आपको पूछ सकता है कि अशोक किस वंश का शासक था, तो आप बता सकते हैं अशोक गुप्त वंश का शासक था। आपसे पूछेगा अशोक जो था चंद्रगुप्त का कौन सा था, आप बता सकते हो उसका पोता था। फिर आपसे से पूछा जाएगा कि धर्म का नीति क्या तरीके समानता, उदारता और एकता के प्रति। यानी कि धर्म जो है वो धर्म नहीं है, धर्म मतलब होता है नीति, एक प्रकार का बनाई गई कानून व्यवस्था जिसमें लोगों के प्रति समानता हो, अच्छा व्यवहार हो, उदारता हो। तो आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अशोक के बारे में। मैं बताता हूँ, बिहार के पाटलिपुत्र पटना में, यानी कि बिहार जो मगध राज्य था बिहार, वहां पे अशोक का शासन हुआ करता था। और मौर्य वंश का उत्पत्ति गुप्त काल से हुई थी, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने संरक्षण में बनाया था। इसका शासन क्या था? अजात शत्रु, बिंबिसार, कई सारे व्यक्ति थे गुप्त वंश की संरक्षण में, गुप्त वंश के शासन करने में। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो सबसे शक्तिशाली राजा बन के उभरा था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आजाद के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काफी सारे व्यवस्था का सहयोग दिया। आपको मैं बता दूं, अशोक जो था उसके अशोक स्तंभ यानी कि पिलर्स ऑफ अशोक के नाम से जाना जाता है। अशोक के पिलर आपने पैसों पे, नोटों पे देखे होंगे, अशोक के 4 मुंह वाले, 3 मुंह वाले। तो इस तरह से अशोक के 4 मुंह होते हैं। अशोक स्तंभ में 4 मुंह होते हैं, ये भी आप जान लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ में कितने मुंह होते हैं। आपने देखा होगा एक आगे, एक इधर, एक इधर, लेकिन पीछे से भी होता है। तो 4 स्तंभ का वर्णन किया गया। तो अगर आपसे एसएससी में क्वेश्चन आते कि अशोक के कितने मुंह का वर्णन किया गया, तो आप बता सकते हैं 4 मुंह का वर्णन किया गया है। फिर आपसे पूछा जाता है अशोक जो था वो अपने शासक के प्रति बना जाता था, तो अपने शासक के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपनी जनता के प्रति समांतर रहता था वो। और उसने कलिंग युद्ध के बाद ही युद्ध को छोड़ दिया। उसने कसम खा लिया, जब उसने देखा कि नरसंहार तरह से लोग मारे गए, कलिंग युद्ध में काफी लोग मारे गए, उसने कलिंग युद्ध के बाद अपने आप को युद्ध से विराम दे दिया और उसने लोगों के प्रति समानता, स्वतंत्रता के लिए सहयोग दिया। अशोक की तरह ही एक शासक जो था वो उंगलीमाल के बारे में हम जानेंगे आगे क्या होता है उंगलीमाल के लिए। लेकिन आप हम जानेंगे, आपने जाना होगा उसको मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अशोक जो था वो गुप्त वंश का उत्तराधिकारी था। उसने अपने मतलब दादाजी श्री जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी नीति को अपनाया। उसने समानता और एकता के प्रति पर विशेष ध्यान दिया। यह आपको कैसा लगा जान के आप हमें बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।